मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दामोदर शर्मा बीपीएस खोरालाखानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आपने गत वीडियो में विश्व की प्रमुख जनजातियों के टॉपिक भील जनजाति के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विश्व की सबसे बड़ी जनजातीय समूह गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति विश्व का ही हमारे देश का भी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड प्रायद्वीप के भारत में रहने के कारण से इनको गोंड कहा जाता है। ये गोंड अपने आप को कोयटुर और कोल कहलाना पसंद करते हैं। अपने आप को ये कोयटुर भी कहते हैं और कोल भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति द्राविड़ भाषा के कोंडा शब्द से हुई है। कोंडा का होता है पहाड़ी, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग गोंड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। गोंड जनजाति का निवास, जैसे कि आपने पढ़ा, पहाड़ी क्षेत्रों में है। हम इसके निवास क्षेत्र को दो मुख्य भागों में बांटते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र और दूसरा राजनीतिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र की पहले बात करें तो गोंड सतपुड़ा की पहाड़ियां, मेकाल पर्वत, गडजन पहाड़ियां, सोन देवगढ़ की उच्च भूमि, बस्तर का पठार आदि भौगोलिक क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। ये सारी के सारी जो क्षेत्र हैं वो पहाड़ी हैं, उच्च भूभाग वाले भाग हैं। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में हम पाएंगे कि गोंड जनजाति इन्हीं क्षेत्रों के जो राजनीतिक क्षेत्र हैं वहाँ पर निवास करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आसाम। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आसाम में मुख्यतः ये जनजाति निवास करती है। तो ये जो भौगोलिक क्षेत्र हैं तो इसी सीमा क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अलावा हमें आप बात करें तो यहाँ जो इस क्षेत्र में इन भौगोलिक ऊंची पहाड़ियों से निकलने वाली कुछ नदियां हैं जो कि इन्हीं के क्षेत्र में पड़ती हैं। जैसे सोन, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, इस सारी की सारी नदियां इसी भौगोलिक क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। यानी आप हम यूँ कहें कि गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र से ये नदियां प्रवाहित होती हैं। मानचित्र अगर हम इसको समझें
तो प्रायद्वीपीय भारत में ये जनजातियां प्रधानतः निवास करती हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आसाम के भूभाग शामिल हैं। इन क्षेत्रों में और आसाम इन क्षेत्रों में गौड़ जनजाति निवास करती है। इसी क्षेत्र में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, बेकार पर्वत, गर्जित पहाड़ियाँ, सोनगढ़, देवगढ़ की कुछ पहाड़ी भूमि, बस्तर का पठार आदि पाए और इन्हीं से सोन महानदी, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार गौड़ जनजाति हमारे प्रायद्वीपीय भारत में प्रधानतः निवास करती है। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु, वनस्पति, तापमान, वर्षा के बारे में। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 130 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ तापमान गर्मियों में 40 डिग्री को पार कर जाता है। सर्दियों में लगभग तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ अगर हम बात करें वनस्पति की, तो ये सघन वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर सघन वनस्पति के कारण से अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में अगर हम ये देखें, गौड़ जनजाति प्राचीन काल में कुछ जगहों पर शासन भी करती थी, जिनमें गढ़मांडला, सोनदेवगढ़, खेड़ला और चांदा, ये भी क्षेत्र थे जहां पर गौड़ प्राचीन काल में शासन करते थे। लेकिन मुगलों और मराठों के आ जाने के बाद इनको हाशिए पर धकेल दिया गया। यूँ कहे इनको पराजित करके इनकी मुख्य भूमि से खदेड़ दिया। अब हम बात करते हैं गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। हाँ, तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों में हम किसी भी जनजाति के इन 5 बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। आपके भोजन, वस्त्र, आभूषण, निवास व्यय, यंत्र और उपकरण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक। जैसा कि आप जानते हैं, गौड़ जनजाति अन्य जनजातियों की तरह ही आखेटक और खाद्य संग्राहक जनजाति है। ये लोग शिकार करके और खाद्य संग्राहक यानी जो भोजन प्राप्त होता है इनको वनस्पति या वनों से जड़, कंदमूल, फल इनका संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वर्तमान में भारत में शिकार के प्रतिबंध के कारण अब ये लोग आखेट को छोड़ करके पूरी तरह से कृषि पर आश्रित हो गए। यानी अब अधिकांश जो गौड़ हैं वे कृषक हैं। यानी अब लगभग प्रत्येक गौड़ कृषि कार्य को महत्व देते हैं। कृषि की बात करें तो यहाँ झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि प्राचीन या परंपरागत उपकरणों द्वारा की जाने वाली कृषि है, जिसमें
वनों को जलाकर, काटकर, साफ कर कुछ क्षेत्र को, लगभग जंगल के हिस्से को काट करके 2 से 4 वर्षों तक की जाने वाली कृषि, झूमिंग कृषि, स्थानांतरण कृषि, वो से नाम इसके, तो वो कृषि ये लोग करते हैं। जब तक इसमें आर्द्रता बनी रहती है तब तक उस पर, उस जगह पर कृषि कार्य किया जाता है। जैसे इसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है तो उसको पड़ छोड़ करके ये आगे की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार की कृषि करते हैं। ऐसी कृषि ये 2 प्रकार से करते हैं, ड्रिपा कृषि और दूसरी पेंडा कृषि। ड्रिपा कृषि परंपरागत कृषि है जिसमें ये लोग वनों को काट करके, जंगल के एक हिस्से को काट करके उसको साफ करके और उस पर कृषि करते हैं। ऐसी कृषि ड्रिपा कृषि के नाम से जानी जाती है। ये ड्रिपा कृषि में परंपरागत उपकरणों का उपयोग करते हुए कृषि कार्य करते हैं। जब ये भूमि को साफ करके बीज रोपण का कार्य करते हैं, बीज रोपण फावड़े, कुदाली, जो परंपरागत औजार है उनके द्वारा किया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये बीज रोपण करते हैं तो ये अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं। किसी पशु की बलि दे करके ये अपने देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार की कृषि में, ड्रिपा कृषि में ऐसा किया जाता है। पेंडा कृषि की बात करें, पेंडा कृषि की विशेषता ऐसी जगहों पर, यदि जो ऊंचे क्षेत्र हैं, खासतौर से बस्तर की जो ऊंचा पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। ऐसी कृषि पेंडा कृषि कहलाती है जो पठारी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत बना करके, वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके, सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं उनके नीचे जो तलहटी वाले भाग है वहाँ पर लकड़ी के गट्ठे लगा करके अपरदन को रोकने के लिए गट्ठे लगा दिए जाते हैं और फिर ये कृषि की जाती है। वो पेंडा कृषि कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं इनमें जो कृषि के अलावा मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। मछली पकड़ने का कार्य उनकी कुछ वर्ग होते हैं जिसमें केवट, कुरुख और घीवर, इस वर्ग के लोग मछली पालन मछली पकड़ते हैं। और उनका ये एक वर्ग है रावत वर्ग। ये रावत वर्ग पशुपालन के लिए जाना जाता है, यानी पशु को पालने का जो कार्य करते हैं वे रावत वर्ग के लोग। ये इनके आर्थिक और कृषि से संबंधित कार्य हो गए। अब हम बात करते हैं भोजन। गोंड जनजाति का मुख्य भोजन है कोदू और कुटकी। विद्यार्थियों, कोदू और कुटकी मोटा अनाज होता है जो इन जनजातियों के द्वारा खाद्य के रूप में काम लिया जाता है। इस कोदू और कुटकी को 2018 में भारत सरकार ने पौष्टिक आहार के रूप में शामिल कर लिया है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार पाया जाता है। ये इनका खाद्य हो गया। इसके अलावा जब ये उत्सव या कोई त्योहार मनाते हैं उस समय ये चावल बनाते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न उत्सवों में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं, उनमें बलि का उपयोग भी करते हैं। पशु की बलि या पक्षियों की बलि देकर के इनका उपयोग खाने के रूप में करते हैं। अब हम बात करते हैं वस्त्र और आभूषण। वस्त्र और आभूषणों में पुरुष लोग धोती पहनते हैं। ये सूती धोती का उपयोग करते हैं।
सूती वस्त्र है उनका प्रमुखतः उपयोग करते हैं। स्त्रियां चोली और साड़ी का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा इनमें गोदना गुदवाने का भी शौक है। ये लोग एल्यूमिनियम और चांदी से बने आभूषण का प्रयोग भी करते हैं। पुरुष धोती पहनते हैं, स्त्रियां चोली और साड़ी पहनती हैं, गोदना करवाते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम और चांदी के आभूषण स्त्रियां कांच की चूड़ियां, काले मनकू का हार आदि भी अपने आप को सजाने के लिए काम में लेते हैं। यहाँ पर जो बालिकाएं होती हैं ये अपने बालों के जोड़े में सफ़ेद बांस से बने आधा दर्जन कंगों को लटका करके रखती है। बालिकाएं जो जूड़ा बांधती हैं उस जूड़े में लगभग आधा दर्जन सफ़ेद बांस से बने जो कंगे होते हैं उनको लटका करके ये रखते हैं। अब बात करते हैं निवास गृह की। गोंड जनजाति के निवास गृह घास फूस, मिट्टी और पत्थर के लकड़ियों के बने होते हैं। इनके घरों को नगरे या पल्ली कहते हैं। नगरे और पल्ली छोटे छोटे समूह होते हैं, छोटे छोटे घरों के समूह होते हैं जिनमें निवास करते हैं। ये घास फूस, लकड़ी, मिट्टी के बने होते हैं। इनमें प्रत्येक जो आवास होता है अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि इनमें रहने का कमरा, बरामदा, रसोई और पूजा घर आवश्यक रूप से होता है। रहने का कमरा होता है, बरामदा होता है, रसोई होती है, पूजा घर होता है और रहने के लिए इनका जो अलग से जिसे आप बेडरूम कह सकते हैं वो भी यहाँ पर अवश्य होता है। जहाँ ये आवास बनाते हैं यानी आवास बनाते समय सगुन निकलवा करके, पहले सगुन निकलवाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर मुहूर्त निकलवा करके नींद होते समय मुहूर्त लगवा करके करते हैं, ठीक वैसे ही ये लोग आवास बनाने के से पहले ये इनका जो पुजारी होता है, जिसे ये देवारी कहते हैं, उस देवारी से ये सगुन निकलवाते हैं और सगुन निकलवा करके फिर उस जगह पर बतख या मुर्गे की बलि दे करके उत्सव मनाते हैं और फिर आवास का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं इनके यंत्र उपकरण या औजार या बर्तन। इनके यंत्र उपकरण बिल्कुल साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं। ये लोग लोहार के पास लोहे के बर्तन बनवाते हैं,
औजार बनवाते हैं, जिसमें फालिया, कुदाल, फावड़ा, दराती, खुरपी, हल आदि प्रमुख हैं। इनके पास तीर कमान भी होते हैं, ये भी लोहारों से बनाते हैं। इसके अलावा इनके पास घरों में जो चारपाई, बैठने के लिए स्टूल, बिछोने के लिए दरी या चटाई भी पर्याप्त मात्रा में होती है, जिसका निर्माण ये स्वयं ही कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों में पढ़ा आखेट, भोजन, वस्त्र, आभूषण, निर्माण, यंत्र और उपकरण। अब हम पढ़ेंगे गौड़ जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में। तो विद्यार्थियों, गौड़ जनजाति की समाज और संस्कृति अन्य जनजातियों की तरह ही अपनी सामाजिक परंपराएं, अपनी सामाजिक मान्यताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं इनमें होती है। तो ये लोग पितृसत्तात्मक परिवारों में विश्वास करते हैं। परिवार का बुजुर्ग मुखिया होता है। इनके गांव के मुखिया को पटेल या मुकादम कहते हैं। पटेल या मुकादम कहलाता है। पिता की चल और अचल संपत्ति पुत्रों में बराबर बांट दी जाती है। चल और अचल संपत्ति में सभी पुत्रों का बराबर हिस्सा होता है। इनमें अनेक प्रकार के विवाह प्रणालियां पाई जाती हैं, जिसमें सेवा विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह, विनिमय विवाह, प्रमुख हैं। ये लोग बाल विवाह नहीं करते। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसी आदिम जनजातियां बिल्कुल पिछड़ी हुई है, जहाँ पर साक्षरता का स्तर बिल्कुल नगण्य है, लेकिन फिर भी ये लोग बाल विवाह नहीं करते हैं। बाल विवाह जैसी प्रवृत्तियों को ये अपने से दूर किए रखते हैं। तो बाल विवाह जनजाति में नहीं पाया जाता है। आगे बात करें हम, तो इनके पुजारी को देवारी कहते हैं। ये जादू टोने में विश्वास करते हैं। ये गायक जाति के एक वर्ग है इनका ढूलिया। तो ढूलिया जाति के जो गायक होते हैं, उनके द्वारा उनके जो
वंशावली है, इनकी जो पारंपरिक परंपराओं से चली आ रही जो प्रथा है उसको धूलिया लोग गाते हैं। धूलिया इनका जो नायक है पानेड़ी कुमार लिंगम, उस पानेड़ी कुमार लिंगम की सहायता से इनके नायक को, जो कि उसकी माँ ने उसको जन्म से ही बेसहारा छोड़ दिया था, तो माता पार्वती ने उसको पाला था। माता पार्वती के पालने से भगवान शिव शंकर, शिव महादेव प्रसन्न हुए और उस नायक को ले जाकर के गुफा में कैद कर दिया। गुफा में कैद करने के बाद पानेड़ी कुमार लिंगम और देवी जंगूबाई की सहायता से उन्होंने इसको आज़ाद कराया और आज़ाद करवाने के बाद से उनके जो स्वतंत्र वर्ग बने, स्वतंत्र उनके जो 4 मुख्य वर्ग बने उनको सगा कहते हैं। तो इस प्रकार से धूलिया वर्ग गायक जाती है। साथ ही ये लोग पूर्णिमा को, प्रत्येक पूर्णिमा को स्त्री और पुरुष मिल करके नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, इन्हीं उत्सव का आयोजन करते हैं। अब हम बात करें इनके प्रमुख देवी देवताओं के। प्रमुख देवी देवताओं में इनके पानेड़ी कुमार लिंगम, पार्वती, सिंधु महादेव, देवी जंगूबाई, बड़ा देव, काली देवी आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनको समय समय पर पशु की बलि देते हैं। ये लोग अधिकांशतः हिंदू हैं। कुछ लोग प्रकृति पूजक भी, प्रकृति को पूजते हैं। गौंड मृतकों का दाह संस्कार भी करते हैं और उनको दफनाते भी। तो दोनों ही प्रकार की मान्यता इनमें पाई जाती है। ये लोग तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी और मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस क्षेत्र में, जिस राज्य के पास ये निवास करते हैं, वहाँ पर इनकी बोली तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी के में आ जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पर रहने के कारण से अलग अलग प्रकार की भाषाएं भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गौड़ जनजाति के आधुनिक संस्कृति के प्रभाव। गौड़ जनजाति आधुनिक संस्कृति एक प्रभाव में आकर अपनी जीवनशैली को लगातार परिवर्तित कर रही है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कर लिया है। अतः अब अधिकांश गौड़ पढ़ लिख करके सरकारी सेवाओं में भी जाने लगे। इसके अलावा भारत सरकार ने इनके क्षेत्रों में विद्यालय, चिकित्सालय, बैंक,
पंचायतों का गठन करके इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी किया है। अतः अब अधिकांश जो बॉन्ड हैं वो मजदूरी करने लगे हैं, यानी श्रमिक वर्ग इसमें बढ़ रहा है। कुछ लोग सरकारी सेवा में जा रहे हैं, इनके रहन सहन, खान पान, बोलचाल आदि में लगातार सभी लोगों के संपर्क में आने से काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये लेसन नंबर 2 और विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, इसमें हमने 4 जनजातियों के बारे में पढ़ा। एस्किमो, बुशमैन वैश्विक जनजातियाँ थी। एस्किमो शीत क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति थी। बुशमैन उपोष्ण मरुस्थलीय भूभागों में पाई जाने वाली जनजाति थी। और 2 हमने भारतीय जनजातियों के बारे में अध्ययन किया। भील जनजाति, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में निवास करने वाली मुख्य जनजातियाँ थी। और आज हमने पढ़ा गौड़ जनजाति के बारे में, जो प्रायद्वीपीय भारत में रहने वाली प्रमुख जनजाति थी। विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह था और भारत में भी बड़ा जनजातीय समूह गौड़ के रूप में निवास करता है। धन्यवाद।